जय हिंद दोस्तों, ऑल कैन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दिन की जिसने सच कहूं तो भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो तारीख थी 13 दिसंबर 2001, संसद पर हुआ हमला। सोचिए, दिल्ली की एक आम सर्द सुबह थी, संसद में हमेशा की तरह गहमा गहमी, बाहर पत्रकार अपनी चर्चाओं में व्यस्त और सुरक्षाकर्मी शायद धूप सेंक रहे थे। बिल्कुल किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में लोकतंत्र के इसी मंदिर पर एक ऐसा हमला होने वाला था जो पूरे देश को हिलाकर रख देगा। ये कहानी है सिर्फ 45 मिनट की। जी हां, बस 45 मिनट। लेकिन ये वो 45 मिनट थे जिन्होंने भारत की सुरक्षा, उसकी राजनीति, हर चीज की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो आज के इस पूरे विश्लेषण में हम एक एक करके हर पहलू को समझेंगे कि आखिर यह हमला हुआ कैसे, इसके पीछे कौन सी साजिश थी, फिर भारत ने इसका क्या जवाब दिया, इंसाफ मिलने में इतना लंबा सफर क्यों तय करना पड़ा, और सबसे जरूरी बात, इस एक हमले ने हमें क्या सबक सिखाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम सब समय में ठीक उसी पल में वापस चलते हैं जब यह सब कुछ शुरू हुआ था। तारीख थी 13 दिसंबर 2001 और घड़ी में बज रहे थे सुबह के 11:40। तो होता यह है कि एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार, जिस पर बाकायदा गृह मंत्रालय का नकली स्टिकर और लाल बत्ती लगी थी, तेजी से संसद भवन की ओर आती है। अब वीआईपी एंट्री का गेट था तो पहली नजर में किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन जिस स्पीड से वो गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ी ना, बस वहीं पर सुरक्षाकर्मी एकदम अलर्ट हो गए। और यहीं पर सबसे पहली नजर पड़ी एक बहादुर सीआरपीएफ कांस्टेबल कमलेश कुमारी की। उन्होंने इस गाड़ी की अजीब रफ्तार को भांप लिया। एक पल भी नहीं सोचा, उन्होंने तुरंत वॉच एंड वार्ड स्टाफ जेपी यादव को अलर्ट किया और खुद उस गाड़ी को रोकने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ी। और इसी भागम भाग में आतंकियों की वो गाड़ी उपराष्ट्रपति कृष्णकांत के काफिले से जा टकराई, जो बस कुछ ही पल पहले संसद के अंदर दाखिल हुए थे। और बस तभी गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। आतंकियों ने गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले कांस्टेबल कमलेश कुमारी और एक माली देशराज पर गोलियां चला दीं। लेकिन जेपी यादव, वो बुरी तरह से घायल होने के बावजूद अपनी आखिरी सांस लेने से पहले संसद का इमरजेंसी अलार्म बजाने में कामयाब रहे। और ये एक, कह सकते हैं, डिसाइसिव कदम था। वो एक अलार्म, और उस एक अलार्म ने सब कुछ बदल दिया। उसकी आवाज सुनते ही संसद के सारे दरवाजे फौरन बंद कर दिए गए। मतलब आतंकियों का जो अंदर घुसने का प्लान था वो वहीं का वहीं धरा रह गया। इसके बाद जो हुआ वो थी 45 मिनट तक चली एक जबरदस्त मुठभेड़, जिसके खत्म होने पर सभी पांचों आतंकी ढेर हो चुके थे। हमला तो नाकाम हो गया, पर अब देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। आखिर इसके पीछे था कौन, और उन्होंने भारत की संसद को ही निशाना क्यों बनाया? चलिए इस साजिश की जड़ों को खोदते हैं। देखिए, इस हमले की कहानी ना असल में 1999 के IC-8014 प्लेन हाईजैक से शुरू होती है। हुआ ये था कि उस हाईजैक के बाद भारत को आतंकी मसूद अजहर को रिहा करना पड़ा था, और जेल से बाहर आता ही इस आदमी ने जैश-ए-मोहम्मद नाम का एक नया आतंकी संगठन बना लिया, और उसका मकसद साफ था, भारत से बदला लेना। और उसी के लिए उसने संसद पर हमले की ये पूरी भयानक साजिश रची। अब इस पूरी साजिश को जमीन पर उतारने में जो सबसे बड़ा मोहरा था वो था अफजल गुरु। ये एक पूर्व आतंकी था जिसने दिल्ली में हमलावरों के लिए रुकने की जगह से लेकर गाड़ी, नकली आईडी कार्ड, यहां तक कि बम बनाने के लिए केमिकल तक का इंतजाम किया था। आपको पता है, आतंकियों का असली प्लान तो और भी ज्यादा खतरनाक था। उनका इरादा था कि वो गेट नंबर 1 पर चलती गाड़ी से कूदेंगे, फिर उसी गाड़ी में ग्रेनेड फेंक देंगे ताकि वो गाड़ी गेट नंबर 12 पर जाकर धमाका करे। इससे क्या होता, सबका ध्यान भटक जाता और वो गेट नंबर 1 से अंदर घुसकर सांसदों को बंधक बना लेते। लेकिन कमलेश कुमारी और जेपी यादव की बहादुरी ने इस पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। हमले के बाद पूरे भारत का गुस्सा, आप सोच सकते हैं, 7वें आसमान पर था। अब बात सिर्फ जांच पड़ताल की नहीं रह गई थी, बल्कि एक मुंहतोड़ जवाब देने की थी। देश सचमुच युद्ध के मुहाने पर आ खड़ा हुआ था। भारत सरकार का जो रुख था वो बिल्कुल साफ था। उस समय के गृह मंत्री LK आडवाणी ने सीधे तौर पर कहा कि ये हमला पाकिस्तान के आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने किया है, और इशारा साफ साफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की तरफ था। और इसके जवाब में भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन पराक्रम। करीब 5 लाख भारतीय सैनिकों को पाकिस्तान की सीमा पर तैनात कर दिया गया। ये 1971 की जंग के बाद दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा था।
आप अंदाजा लगाइए, 2 न्यूक्लियर पावर वाले देश जंग के कितने करीब आ गए थे। ये तनाव कोई 1-2 दिन नहीं, बल्कि करीब 10 महीने तक चला। दोनों देशों की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने थीं। भारत तो जंग के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन जबरदस्त इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा और फिर जब पाकिस्तान के उस वक्त के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने आतंकवाद की निंदा करते हुए कुछ संगठनों पर बैन लगाया, तब जाकर माहौल थोड़ा बदला और आखिरकार भारत ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। तो बॉर्डर पे तनाव तो कम हो गया, लेकिन अब लड़ाई देश के अंदर लड़ी जानी थी, अदालतों में। पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का यह सफर बहुत लंबा और पेचीदा साबित हुआ। दिल्ली पुलिस ने आतंकियों की गाड़ी और फोन से जो सुराग मिले थे, उनके आधार पर बहुत तेजी से काम किया और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन सब पर पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट लगाया गया, जो उस समय का एक बहुत ही सख्त आतंकवादी विरोधी कानून था। गिरफ्तार होने वालों में थे अफजल गुरु, उसका चचेरा भाई शौकत हुसैन गुरु, शौकत की पत्नी अफशान गुरु और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर SAR गिलानी। कानूनी लड़ाई, जैसा मैंने कहा, 1 दशक से भी ज्यादा चली। 2002 में पोटा कोर्ट ने अफजल, शौकत और गिलानी तीनों को फांसी की सजा सुनाई। फिर 2003 में हाई कोर्ट ने सबूतों की कमी की वजह से गिलानी को बरी कर दिया। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु की फांसी की सजा को कंफर्म कर दिया। और आखिर में जब राष्ट्रपति ने भी दया याचिका खारिज कर दी, तब जाकर 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को फांसी दी गई। ये हमला तो खत्म हो गया, इंसाफ भी हुआ, लेकिन ये अपने पीछे कुछ बहुत गहरे सबक छोड़ गया, जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, इसका सबसे सीधा और जो दिखाई देने वाला असर था, वो तो संसद की सुरक्षा पर पड़ा। जहां पहले सिक्योरिटी बहुत नॉर्मल हुआ करती थी, अब संसद भवन एक किले जैसा बन गया। मल्टीलेयर्ड चेकिंग, भारी भरकम बैरिकेडिंग और चप्पे-चप्पे पर कैमरों का नेटवर्क, सब कुछ बदल गया। लेकिन जानते हैं, सुरक्षा बढ़ाने से भी बड़ा सबक कुछ और था। इस हमले ने एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर को उजागर किया। यह सोचना भी कितना चौंकाने वाला है कि महीनों तक देश के अंदर ही इतनी बड़ी साजिश रची जा रही थी और हमारी खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। और आखिर में हमें उस मानवीय कीमत को कभी नहीं भूलना चाहिए जो उस दिन चुकाई गई। हाँ, 5 आतंकी मारे गए, लेकिन हमने दिल्ली पुलिस के 6 जवानों को, संसद सुरक्षा सेवा के 2 गार्ड्स को और 1 माली को खो दिया। इन 9 बहादुरों ने हमारे लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी और इनके साथ ही 18 लोग घायल भी हुए थे। और ये सब हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या एक भयानक हमले और एक खुफिया विफलता ने भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया? इस सवाल का जवाब आज भी हमारे पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को शेप दे रहा है। इस पर सोचिएगा जरूर। ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।